हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं फिर टेस्ट है आप लोगों का साइंस का। ठीक है, 20 मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लिया हूँ जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये 20 क्वेश्चंस बना लेते हैं तो समझिए कि बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा आप लोगों का 2021 बोर्ड एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन बहुविकल्पी को छोड़ के नहीं आएंगे, ये वादा है मेरा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट देने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। ठीक है, अपना माइंड वाइंड अपना फ्रेश कर लीजिए। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, लगभग आप लोगों को 20 में से कम 18-17 ऐसे क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, सही वो भी करेक्ट है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए तो टेस्ट स्टार्ट होता है आप लोगों का। और देखिए, मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया और पहला मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन और आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन यह है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 Na2CO3 10H2O कि CaOCl2 कि NaOH। बताइए धोने के सोने का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं इसका सही आंसर आप लोग बताने वाला हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा कि धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 और 10H2 होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप सबने किया होगा, पूरा कंफर्म मैं कह रहा हूँ सबने ऑप्शन बी दिया होगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पढ़ा दिए गए हैं पहले ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। बताइए कि पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जड़ में कि पत्ती में कि तने में कि पुष्प में। बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्टूडेंट जल्दी कमेंट कीजिए इसका रियल आंसर क्या होगा। और आई होप आपने कर दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं बताने वाला हूँ आप लोगों का एग्जैक्ट में इसका सही आंसर क्या होगा। मिला लीजिएगा मेरे आंसर से कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है स्टूडेंट जो वो पत्ती में। कहाँ होता है? पत्ती में। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है कि पीत का निर्माण होता है, पीत का निर्माण होता है पित्ताशय कि यकृत में कि अग्नाशय में कि वृषण में। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो पीत का निर्माण होता है किससे, पित्ताशय से कि यकृत से कि अग्नाशय कि वृषण से। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी जल्दी फटाक से आंसर इसका दीजिए, समय नहीं है, बहुत ही फास्ट रिविजन करना हम लोगों को। और जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आई होप आपने सभी लोगों ने आंसर बता दिया होगा। इसका सही आंसर क्या अब मैं बताने वाला हूँ, इसका रियल आंसर क्या होगा मैच करा लीजिएगा। नहीं आता है तो तुरंत याद कर लीजिएगा कि पीत का जो निर्माण होता है स्टूडेंट वो यकृत से। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट यह है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है कोशिका द्रव में, राइबोसोम्स में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि अंतःपद्रव्य जालिका में। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। फटाफट इसका सही आंसर बता दीजिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा वक्त देता हूं आप लोगों का। हमको तो लगता है कि अब तक कमेंट आप लोग सभी बच्चे कर दिए होंगे और मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने की। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है वो कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव में होती है। कहाँ? कोशिका द्रव में। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। आपने भी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यही दिया होगा, पूरा विश्वास है। चलिए क्वेश्चन 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि फ्लोएम द्वारा जो भोजन का हस्तांतरण होता है सुक्रोज के रूप में कि प्रोटीन के रूप में कि हार्मोन्स के रूप में कि वसा के रूप में। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण जो होता है वो किस रूप में होता है। तो आंसर दीजिए, हमको तो लगता है कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे और हम चलिए इसका रियल आंसर बता देता हूं। आप लोग मैच करा लीजिए कि जो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है स्टूडेंट वो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट यह है कि यकृत संश्लेषित करता है, जो यकृत है वो संश्लेषित करता है शर्करा को, रुधिर की यूरिया की प्रोटीन। बताइए यकृत संश्लेषित करता है शर्करा की, रुधिर की, यूरिया की प्रोटीन। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सही
आंसर आप लोग बताइए, अभी चाहिए मुझे, ठीक है। सभी लोग कमेंट कीजिए, यकृत संश्लेषित करता है। चलिए आई होप सब लोगों ने कर दिया होगा कमेंट, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो यकृत संश्लेषित करता है तो यूरिया संश्लेषित करता है यकृत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट यह है कि वृक्क बना होता है, बताइए वृक्क जो होता है वो बना होता है किससे? मूत्रवाहिनियों से, कि पेल्विग्नियम नलिकाओं से, पेल्विग्नियम नलिकाओं से, कि नेफ्रॉन से, कि शुक्रजनक नलिकाओं से? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, फटाफट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि वृक्क बना होता है, ठीक है। वृक्क किससे बना होता है स्टूडेंट? चलिए बताइए, हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैच करा लीजिए। तो जो वृक्क स्टूडेंट बना होता है वो नेफ्रॉन से बना होता है। किससे? नेफ्रॉन से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन सी दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन से स्टूडेंट वो है कि केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं, केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रायोन्स, कि जीन्स? बताइए, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां का। तो चलिए आई होप, हमको लगता है सभी लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा लगभग कि इसका क्या सही आंसर होगा, और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। चलिए मैच करा लीजिए कि केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं तो प्रायोन्स जो होते हैं वो केवल प्रोटीन के बने होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट यह है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इसका आंसर दीजिए कि एक संकर क्रांस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। बताइए, एक संकर क्रांस का जो जीन प्रारूप अनुपात होता है क्या होता है? 3:1, 1:2, 2:1, कि 2:1, 1:1, 1:2, कि 9:1, 3:3:1? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का। फटाफट आंसर बताइए कि रियल आंसर क्या होगा इसका, और हमें इसका आंसर चाहिए। सभी लड़कों से उम्मीद है कि आप लोग सही देंगे क्योंकि पढ़ाया हुआ ये प्रश्न है। और चलिए सभी लोगों ने आंसर दे दिया अपना, मैं सही आंसर बताने वाला हूँ इसका कि एक संकर क्रांस का जो जीन प्रारूप का अनुपात होता है स्टूडेंट वो कितना होता है? तो 1:2, 2:1 होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बीच संबंध है। बताइए कि दर्पण की जो फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर जो होती है उनके बीच क्या संबंध है? इन चार ऑप्शन में से एफ बराबर आर, की एफ बराबर 1/r, की 2f बराबर आर, की एफ बराबर 2r? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, और इसका मैं सही आंसर बताने वाला हूं क्योंकि आप लोगों ने आंसर तुरंत दे दिया होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कि दर्पण की जो फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, उनके बीच जो संबंध होता है वो 2f बराबर आर होता है। 2f बराबर आर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2f बराबर आर होता है, तभी तो हम यहाँ पे f जो निकालते हैं वो r/2 हो जाता है, ठीक है। फार्मूला इसी से बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। आई होप सबने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा। चलिए क्वेश्चन क्लियर होता हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए यहाँ पे एकदम उसी फार्मूले पे सूत्र दे दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको स्मॉल एफ बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया है, और कह रहा है कि उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर पूछ रहा है। तो बताइए कि क्या होगा? 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर की 24 सेंटीमीटर? अभी मैं जस्ट बताऊँ, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? 2f तो होता है। आप तुरंत निकाल दीजिए स्टूडेंट, कमेंट कीजिए, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि आर बराबर क्या हो जाएगा? 2, एफ का वैल्यू आगे से दे रखा है 12, तो 12 दूनी के 24, तो 24 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। सब लोग ने दे दिया होगा, पूरा विश्वास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो स्टूडेंट है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बताइए स्टूडेंट कि किसी चालक तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, कि प्रोटॉनों द्वारा, कि आयनों द्वारा, कि न्यूट्रॉनों द्वारा? बताइए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 12 को कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी जल्दी कीजिए। इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका सही आंसर क्या होगा, पहले आप लोग कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा, इतना समय बहुत आप लोगों के लिए, तुरंत आपको कमेंट ही तो करना है सिर्फ। चलिए तो हमको लगता है कर दिए होंगे आप लोग, मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी चालक तार में जो
विद्युत धारा का प्रवाह होता है स्टूडेंट, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 यह कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक यंत्र है। विभवांतर का जो मापक यंत्र है वो क्या होता है स्टूडेंट? धारामापी, वोल्ट मीटर की, अमीटर की, ओम मीटर। बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विभवांतर का जो मापक यंत्र होता है क्या होता है। इन चारों ऑप्शन में से फटाफट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। फटाफट, हमको लगता है बता दिए होंगे आप लोग। ठीक है, आई होप आपने क्लियर कर रखा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं जा रहा हूँ सही आंसर बताने कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो विभवांतर का जो मापक यंत्र होता है सब जानते हैं, वोल्ट मीटर होता है। बात ही सिंपल। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। चलिए, तब क्वेश्चन नंबर 13 हो ही गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। अब डायनेमो उत्पन्न क्या करता है? आवेश की, विद्युत वाहक बल कि विद्युत क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र। बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डायनेमो है उत्पन्न करता है। डायनेमो क्या उत्पन्न करता है? आवेश करता है कि विद्युत वाहक बल करता है कि विद्युत क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र। बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। आई होप आपने बता दिया होगा। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बताइए डायनेमो क्या उत्पन्न करता होगा इसमें से। तो मैं सही आंसर बता देता हूँ। जो डायनेमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल करता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। डायनेमो उत्पन्न क्या करता है? विद्युत वाहक बल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो बी है, अरे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 20 सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि जब हम गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन कि बादलों वाले दिन कि गर्म वाले दिन कि पवन वायु वाले दिन। बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, आप पढ़ेंगे तो खुद अर्थ निकाल दें कि हाँ क्या कंडीशंस कह रहा है, तुरंत आंसर दे देंगे आप लोग, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो चलिए इसका फटाफट आंसर बताइए कि क्या होगा। एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, ऑप्शनों को देख लीजिए, फिर दिमाग लगाइए, फिर इसका सही आंसर बताइए। तो चलिए आई होप आपने सबने आंसर अपना बता दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि गर्म जल। अच्छा बताइए, जब गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं? तो धूप वाले दिन तो जाहिर सी बात और हीट हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, गर्म वाले दिन में तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पवन वाले में भी कर सकते हैं। ये बताइए, बादलों वाले के दिन कर सकते हैं क्या? जिस दिन बारिश होगी उस दिन कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 15 है क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 1, 2, 3 कि 4। बताइए, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। बताइए 1, 2, 3, 4। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलिए आई होप आपने सबने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एसिटिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है वो स्टूडेंट कितनी होती है? 1 होती है, मात्र 1 होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट यहाँ पे यह है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। चलिए बताइए स्टूडेंट कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए, Cu2S कि Cu2O कि CuFe, 2S2 कि CO3। बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताम्र ग्लांस देखिए ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र पूछा है। बताइए फटाफट, आप लोग पढ़े भी हैं इसको कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर आप बताने के लिए, मेरा मैच करा लीजिए आप लोग उससे कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S। ठीक है, ये जो होता है ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, 17 का ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपरूप है। जो बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपरूप है फास्फोरस का कि सल्फर का कि कार्बन का कि टीन का। बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कि बकमिंस्टर फुलेरिन का एक अपरूप है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। यूफो आपने बता दिया होगा। ठीक है, इतना समय आप लोगों के लिए बहुत है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। एक समय कुछ और दे देता हूँ मैं। इस क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में, आप लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप लोग कर दिए होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, जो बकमिंस्टर फुलेरिन का एक जो अपरूप
ग्रुप है वो किसका है, तो कार्बन का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सही आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ पे क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है 18 कि 17 कि 14 कि 19। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि वो तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होना चाहिए, 18, 17 कि 14 कि 19। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आप आई होप आपने बता दिया होगा। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट, तो कितना होता है, 19 होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही चूज किए होंगे और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आ रहा था तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन इसका सही आंसर सबसे पहले बताता है कि कृमि रूप परिशेषिका, कृमि जो रूप परिशेषिका का भाग है, जो कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है कि अग्नाशय का भाग है कि बड़ी आंत का है कि ग्रासनली का भाग है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से किसका भाग जो है कृमि रूप परिशेषिका है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन सबसे आगे पहले बताता देखता हूँ। बहुत लोगों का कमेंट आ चुका है स्टूडेंट कि कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ कि जो कृमि रूप परिशेषिका है वो किसका, बड़ी आंत का भाग होता है। ठीक है, बड़ी आंत में पाया जाता है कृमि रूप परिशेषिका और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट होता हुआ क्लोज और 20 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया। इतना करा दूंगा क्वेश्चंस कि आपको तो बोर्ड एग्जाम में पूछिए मत, खाली बस पढ़ेंगे आंसर मारेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए वीडियो आपको कैसे लगे पहले ये बताइए, स्कोर पहले बताइए, हटाइए स्कोर, आप बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा 20 में से। ठीक है, 20 आउट 20 कितना किए हैं कि 20 आउट 18 किए हैं, कितना किए हैं बताइए इसका, कि आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। क्या वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो हम डेली प्रोवाइड किया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाए, बहुत रिवीजन अच्छे तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।